वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं रीड किया, जिसके लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट थॉरली मौजूद हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट ब्रीफली चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है, सो आप लोग प्लीज पहले जाएं और चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली स्टडी करके आए। और दूसरा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास इन्वायरमेंट में होने वाले डिफरेंट प्रोसेस, क्या हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, और उसमें हमारी केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो रही है। केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो हमारे पास इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स मौजूद हैं उनके बारे में जो स्टडी होगी दैट विल कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या कहलाएगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आ जाए जी, अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। द branch of chemistry which deals with the study of chemicals and pollutants present in environment is called environmental केमिस्ट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें कि हमारे पास ये हमारा इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। अगर मैं थोड़े से केमिकल्स की तरफ आपको लेके जाऊं तो आप यहाँ पे गाड़ियां यूज करें, ठीक है, आप कोयले को जला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। आपके पास इंडस्ट्रीज हैं जिनकी चिमनी से यहाँ पे आपका जो स्मोक है, एक डेंजरस स्मोक है जो कि इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो कहाँ पे आती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे जी, आगे लिखते हैं अच्छे से। इट ऑल्सो कवर्स, या हम डील्स भी लिख सकते हैं, एडवर्स या बैड इफेक्ट्स ऑफ these harmful chemicals on living and non-living organisms। अभी मैं आप लोगों को बुक से भी मार्किंग करवाऊंगी, ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहना है। ओके, अब वो कहते हैं कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसी इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है, ठीक है। तो उन सब केमिकल्स का, जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपकी बिल्डिंग्स वगैरह, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन केमिकल्स का इन दोनों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इनको ये कैसे डैमेज कर रहे हैं, क्लियर है, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट, दो हेडिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपने समझना है, कॉजेज, इन्वायरमेंटल यहां आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन,
सेकेंड हेडिंग हमारे पास यहाँ पे आएगी एग्रीकल्चरल, ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, और फिर बुक से मार्किंग करवा दूंगी। एग्रीकल्चरल केमिकल्स कॉजेज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अच्छा जी, अब आपने समझना, वो कहते हैं कि अगर हम चलें आज से कुछ साल पहले, ठीक है, तो हमारे पास इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। जिस तरह से टाइम गुजर रहा है तो हर चीज हमारी इंडस्ट्री बेस होती जा रही है। तो जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन कहते हैं चेंज, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं तो वो हमारा क्या, किसमें अहम किरदार अदा करेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, ठीक है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा पॉल्यूशन हमारी एयर में, जितनी ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। वो होता क्या है कि आपकी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अब तो कई तरीकों से इंडस्ट्रीज प्ले कर रही हैं, इंडस्ट्रीज काम करती हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक ग्लास इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री अपनी ग्लास की फाइनल पॉलिशिंग के बाद वहां से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, क्या वेस्ट वाटर है, वो डायरेक्ट किसी भी तालाब, किसी रिवर की तरफ भेज दे, ठीक है। उसको क्या करे, इस वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं, बहुत सारी हैवी मेटल्स मौजूद हैं, ठीक है। क्या करती है कि इस वेस्ट वाटर को कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही, उसको डायरेक्ट किसी ना किसी तालाब, रिवर की तरफ निकाल रही है। अब वहां रिवर के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, प्लांट्स वहां पे मौजूद हैं, तो वो जो वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद केमिकल्स हैं, यहाँ पे एक रिवर के अंदर जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह से इंडस्ट्रीज रोल कर रही है। फिर आपकी इंडस्ट्रीज अपना जो स्मोक है उसको डायरेक्ट रिलीज कर रही है, उसको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही, ठीक है। जैसे वाटर को कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही रिमूवल से पहले, इसी तरह स्मोक को भी कोई रिमूवल नहीं, ट्रीटमेंट नहीं दे रही। तो वो डायरेक्ट जब स्मोक एंटर हो रहा है एयर में, तो एयर में भी हमारे पास क्या है, हमारे प्लांट्स उस एयर को यूज कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, तो वहां से तो उस एयर में क्या है, हम एनिमल्स यूज कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को। अच्छा जी, उस एयर में जब आ रहे हैं तो उस एयर से हम ह्यूमंस उसको यूज कर रहे हैं ब्रीथिंग के लिए, तो हम ह्यूमंस में वो पोल्यूटेंट जाते हैं। सो इसी तरह हमारे अंदर बेसिकली डिफरेंट पोल्यूटेंट जब जाते हैं तो डिफरेंट तरह की डिजीजेस अकर होती हैं। सो एनिमल्स में भी सेम, प्लांट्स में भी इसी तरह से, क्लियर है। तो इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन जितना ज्यादा आ रहा है, इंडस्ट्रीज का जितना ज्यादा रोल है अभी हमारी लाइफ में, सो उसी तरह से उनका उतना ही मैक्सिमम रोल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, ठीक है। ठीक है, अब आ रहा है जी एग्रीकल्चरल केमिकल्स कॉजेज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर में हमारे पास एक फील्ड है जहां पे हमने क्या लगाई हुई है, क्रॉप। उस क्रॉप की बेटर यील्ड के लिए, इसके लिए बेटर यील्ड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। फर्टिलाइजर दो तरह की होंगी, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब उन फर्टिलाइजर्स में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो अब वो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उन फर्टिलाइजर्स को जब हम यहाँ से बारिश होती है तो क्रॉप पे भी तो बारिश होनी है, ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे बारिश होगी और यहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ से जब बारिश होगी तो इन फर्टिलाइजर से पानी गुजरेगा और आगे मजीद वाटर बॉडी की तरफ जाएगा, और फिर सेम वही प्रॉब्लम कि वहाँ रिवर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लियर है। अब देखें, अब इन क्रॉप्स को कीड़े से बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हम पेस्टिसाइड, पेस्ट के लिए भी हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड। ये तमाम तरह के डिफरेंट इनमें केमिकल्स होंगे। तो ये जब डिफरेंट केमिकल कंटेनिंग हम स्प्रेज वहां पे करेंगे तो क्या होगा कि जब अगेन हमारा बारिश होगी और पानी रिवर्स की तरफ जाएगा और वो हार्मफुल जो पानी होगा वो आपकी एक्वाटिक लाइफ के लिए क्या होगा, डिस्टर्बिंग होगा, क्लियर है। वो हो सकता है कि वो डेथ कॉजिंग भी हो जाए। वो करेगा क्या, बेसिकली वो आपके पास आपकी ये जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक बॉडी है, रिवर है, ठीक है, रिवर के ऊपर क्या करेगा, एल्जी की प्रोडक्शन कर देगा। क्या कर देगा, एल्जी। देखा कभी तालाब के ऊपर ग्रीन ग्रीन, वो एल्जी होती है। उस एल्जी का क्या काम होता है कि वो आपके यहाँ से आपके एयर और नीचे रिवर के दरमियान में एक समझ लें एक दीवार का काम कर रही होती है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होता है, ना तो सनलाइट यहाँ पे पहुंचती है,
ठीक है, क्या होता है, ना तो सनलाइट यहाँ पे पहुंचती है और दूसरा जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो भी क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे मौजूद वाटर बॉडीज की। क्लियर है? चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ये जो 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो आपकी अर्थ है ये डिफरेंट तरह की गैसेस के एक गिलाफ से, जिसको हम एयर कह रहे हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर से क्या है, सराउंड है, सराउंडेड बाय अ अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर which is called जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अर्थ इज, ये जो अर्थ है, इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, विच कंटेन्स डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस, जिसमें डिफरेंट तरह के सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस, बहुत तरह की गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमंस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है ना कि आपके पास जो एयर है, आपके क्या है, ह्यूमंस भी यूज कर रहे हैं और एनिमल्स भी यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स तो ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? ह्यूमंस और एनिमल्स एयर के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन, इसको क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके जी, अब आ जाए नेक्स्ट। वो कहता है कि आपके जो एयर है, एयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, अगर हम एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, अगर हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, कॉम्पोजिशन कहते हैं किसी भी चीज के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट चीजें, मतलब एक खाना है, खाना किन चीजों से मिलकर बना है, वो खाने की कॉम्पोजिशन हम काउंट करेंगे। ठीक है, सो अगर हम कहें कि जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, तो उसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं उसके अंदर पाई जाने वाली चीजों को, एक कहते हैं मेजर कंपोनेंट्स, एक जो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और एक हम कहते हैं माइनर कंपोनेंट्स। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स, और इसे हम क्या कहते हैं, माइनर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स में आपके पास आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। जबकि यहां पे हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, यहां पे वाटर वेपर, ये माइनर में आते हैं। वाटर वेपर्स मतलब पानी। नाइट्रोजन बचे 78% मौजूद है, ऑक्सीजन आपके पास 21 पॉइंट समथिंग परसेंट मौजूद है, 21% मौजूद है, ऑर्गन आपके पास 0.934% मौजूद है। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से दी हुई है, आपने अपनी बुक वाली करनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो हमारे पास 0.04% मौजूद है, नॉर्मल गैसेस तकरीबन 0.1% मौजूद है। और जबकि वाटर वेपर्स की में बात की जाए तो वाटर वेपर्स ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है कि हमारी हवा के अंदर कितना पानी है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, तो उस तरह से फिर वाटर वेपर्स की कॉम्पोजिशन होगी, उसकी मिकदार होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कॉम्पोजिशन आप लोगों ने पढ़ ली, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली, तो अब हम चलते हैं बुक से मार्किंग करने की तरफ। ठीक है, तो बुक से हम मार्किंग पहले करते हैं और फिर देन हमारा आज का लेक्चर डन। फ्रेंड्स, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो आ जाए जी पेज नंबर 130 पे। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन की आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, और देन आप ये भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ों को, किन इफेक्ट्स को डील करती है। सेकंड पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि थर्ड पैराग्राफ जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, यहाँ से आपके पास 5th वर्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको आप अंडरलाइन कर लें और उसके साथ लिख लें कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन।
ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो ये बच्चे आपके पास इस पैराग्राफ की क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। लास्ट पैराग्राफ के आप लोगों ने करना है, हेडिंग करनी है एग्रीकल्चरल केमिकल्स। मैं बोल रही हूँ, लिख लें एग्रीकल्चरल केमिकल्स, वरना मैंने पहले जो बताई है वही हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। सेकंड वाली हेडिंग आएगी यहाँ पे, एग्रीकल्चरल केमिकल्स कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो वो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड होगा बीइंग्स तक। क्लियर है, डन है स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर आप लोग को मजीद कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अच्छा जी, अब आपके पास हमने पढ़ा नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आप लोगों ने स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये आपके पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, ठीक है, और एयर क्यों एसेंशियल है वो भी बताया गया। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक, और देन आपके पास ये जो टेबल है ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज हो, अगर आप लोग कहते हैं मैं इसका दोबारा बता देती हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने कंप्लीट करना है, सेकेंड पैराग्राफ नहीं करना, थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट करना, जिसके ऊपर हेडिंग आएगी, सुन लें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ है वो आप लोगों ने थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है वहां तक करना है, बीइंग्स तक। उस पर हेडिंग आएगी एग्रीकल्चरल केमिकल्स कॉजेज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।